basically what we will do today, we will be doing मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन हिस्टोरिकल जो अंडरपिनिंग है उसको हम लोग आज कंप्लीट करने का कोशिश करेगा ना. विल ट्राई टू डू दैट. ओके. एंड देन इफ पॉसिबल विल बी डूइंग प्रीएम्बल एज वेल. तो शुरू होने से पहले थोड़ा सा क्या बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन ना. तो विनर्स क्या बोलेंगे, इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल. लूजर क्या बोलेगा, इट मे बी पॉसिबल बट इट इज टू डिफिकल्ट ना. तो पेन को जरा देखते हैं, ठीक है. आप गेन को देखो. सब तो गेन पॉसिबिलिटीज को आप लोग देख के अभी क्लास कर रहे हैं. तो इवन इफ देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड, ओके, बट यू पीपल आर पॉजिटिव एंड देन यू आर सीइंग द लार्जर गोल ना. तो उसको देख के आप लोग अभी पढ़ रहे हैं. प्रॉब्लम को ज्यादा देखने से तो पढ़ने नहीं सीखना था. पीपीएस का जो फियास्को चल रहा है ना. तो मेक इट हैपन, लेट इट हैपन. ओके, यू वांट लेट इट हैपन ना. लेट इट हैपन मतलब क्या है कि फेल होने देगा अपना आपको, ठीक है. ऐसे तो नहीं होगा. यू विल मेक योरसेल्फ क्लियर द एग्जाम ना. तो कॉस्ट ऑफ सक्सेस क्या होता है, लेट नाइट. तो सक्सेस बाय सक्सेस मीन्स नॉट जस्ट इन एग्जामिनेशन. ओके, कुछ भी आप करो, पढ़ाई बोल के नहीं है. ओके, कुछ भी करने से. तो क्या बोलता है कि रिसर्च क्या बोलते हैं हम लोग, सक्सेस कैसे किसको मिलता है, या जीनियस या एक्सीलेंस कौन हासिल करता है, जो कि 10,000 आवर्स काम करता है, ठीक है. 10,000 आवर्स, दिस इज द बेंच मार्क है. ये रिसर्च किया बोला है. कल हम एक किताब पूरा गाड़ी में आते समय सुन के आए हैं ना. तो आउटलायर बोल के एक बुक है, आउटलायर ना. तो वो किताब को 3 घंटा का किताब है, ठीक है. तो वो किताब को गाड़ी में हम कल सुना है जर्नी करते समय, ठीक है. तो 10,000 आवर्स, और परसों परसों सॉरी परसों सुना, ठीक है. 10,000 आवर्स ही चाहिए. 10 ईयर्स में 10,000 आवर्स करने से आप क्या होगा, यू विल एक्सेल कुछ भी चीज में, ठीक है. इससे कम में कोई भी एक्सेल नहीं होता है. आप डिटेल्स बोलो, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर बोलो, क्रिकेट प्लेयर बोलो, या आपका सिंगर बोलो, ओके. तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 10,000 आवर्स. आप लोग सोच लो, हाँ. तो इसका आधा करने से भी आप लोग पास हो जाएंगे. तो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, फ्रेंड्स गायब हो जाएगा सब, ठीक है. मिसअंडरस्टैंड करेगा बहुत लोग. फीलिंग ओवरवेलमिंग फीलिंग होगा आप लोग का ना. कभी कभी नहीं होगा, इसे टाइप का फीलिंग होगा, ठीक है. एंड कोई कोई बोलेगा कि पगला है क्या बोल के ना. रूम के अंदर बैठते रहते हैं, जैसे हमको बोलते हैं, ठीक है, इतना पढ़ता है, पगला है क्या. क्वेश्चनिंग योर सैनिटी, ठीक है. तो इसके बाद यू शुड बी बीइंग योर ओन चीयर लीडर ना. अपना चीयर लीडर बनना है खुद, ठीक है. खुद चेयर करना है, अरे हम अच्छा किया बोल के, ठीक है, आज एक दो होने से भी सीखा बोल के ना. यू शुड बी योर ओन चीयर लीडर ना. इसके बाद डू और नॉट, डू नॉट, ठीक है. ये कौन बोलता है, योद्धा ने ना. योद्धा कौन है, अपना, ठीक है. नहीं जानता है तो छोड़ दो, ठीक है. डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई. ट्राई नहीं करना है, करो या तो मरो, ठीक है, वही. इसके बाद ये सर्कल होने से ही पास होता है, नहीं है. पेशेंट होना है, फोकस होना है, इंप्रूव करना है, ठीक है. तो ये सब होने से पास होगा ना. तभी हम लोग क्या करेंगे कि वी विल डू बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1850 17. एक सेकंड, क्या गिर गए भाई. तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को करेगा ना. तो हम लोग शुरू करेगा बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है. तो उससे पहले क्या करता है हमेशा, हम लोग एक ये बनाता है, ठीक है. माय ओल्ड स्टूडेंट नोस कि वी मेक वन आउटलाइन. तो आउटलाइन बनाते हैं ना. तो वो आउटलाइन को पहले हम लोग बनाता है, ठीक है. तो आउटलाइन में क्या होगा कि हम लोग देखेगा कि इसमें क्या है कि ब्रिटिश आने से पहले कंपनी रूल का अंदर में कुछ कुछ जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग का जो भी हुआ एक्ट वगैरह आया है. एंड देन फिर 1857 का बाद ना, 1857 के बाद दूसरा आया है, ठीक है. क्राउन का अंदर में कुछ कुछ आपका एक्ट वगैरह रेगुलेशन वगैरह आया है. तो वी विल सी दोस थिंग्स, हाँ. तो बेसिकली क्या है कि, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है उसको हम लोग दो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को, नाम तो दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ सर। पिनिंग है. तो इसका हम लोग दो हेड में डिवाइड करता है ना. एक होता है कि द कंपनी रूल, कंपनी रूल का अंदर में. और एक होता है कि आपका क्राउन का अंदर में, ठीक है, द क्राउन. तो क्राउन का कब से 1858 से लेके 1947 तक ना. तो कंपनी रूल कब से 1773 से लेके आपका 1858 तक, 1857 तक. तो 1857 में क्या हुआ था, रुको एक सेकंड हम पूछिए. आलिशा बताओ 1857 में क्या हुआ है. 1857 में क्या हुआ था आलिशा. ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेगा. बैक बेंचर बताओ. बैक बेंचर लोग बहुत खतरा होते हैं, क्योंकि हम भी बैक बेंचर थे. बैक बेंचर 1857 में क्या हुआ था.
उसमें शायद हाँ ब्रिटिश और इंडिया के पास वॉर चला था। फर्स्ट बार ब्रिटिश और इंडिया, उस समय इंडिया बोल के कुछ था। ठीक है, नहीं, हो इंडिया जाएगा नहीं था, हिस्ट्री क्लास में। कारगिल। ठीक है, उसको हम लोग हिस्ट्री क्लास में करें। तो बेसिकली जब हम लोग इम्पोर्टेंट टाइमलाइन देखते हैं तो आपका 1600 से हम लोग जब देखने से ना, व्हेन वी लुक फ्रॉम 1600, ओके, तो 1600 में कौन आया था? ब्रिटिश लोग आए थे इस इंडिया कंपनी। ओके, अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एस ट्रेडर का हिसाब से वो लोग आए थे ना, ट्रेड करेगा बोल के। तो ट्रेड करेगा बोल के वो लोग आए थे। उसका बाद आपका 1600 में आया है, इसका 1765 में, बेसिकली 1765 में क्या हुआ था काम? तो बैटल ऑफ बक्सर हाँ, सर। नहीं दीवानी क्या राइट्स। डेट? ओ हाँ दीवान हाँ, ग्रांट बी ऑफ बीवी दीवानी। ठीक है, ग्रांट ऑफ दीवानी राइट ना, कौन किया था वो बता दो। तो PIC, ठीक है, शाह आलम ने ना, शाह आलम। ठीक है, शाह आलम ने क्या किया था 1765 में उन लोगों को आपका दीवानी राइट दिया था। ठीक है, तो बेटे बॉक्सर का बात ही हुआ था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये उसका बाद आपका 1773, ठीक है, 1773 में क्या है? अब ये रेगुलेटिंग एक्ट ना, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? बेसिकली क्या हो गया था कि कंपनी का जो आपका ये जो भी सर्वेंट लोग ना, कंपनी का जो काम करने वाले लोग, ओके, वो लोग क्या हो गया था कि फ्री हो गया था, करप्शन बहुत ज्यादा हो गया ना, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा महसूस किया कि डेट शुड बी रेगुलेटेड। ठीक है, रेगुलेट करना है बल्कि वो क्या था तब। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ना, टू Fog टू Benda. टू बेसिकली कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये था। एक सेकेंड, हम ये सब म्यूट कर रहे हैं सबको, हाँ, अपना आपका अनम्यूट मत कीजिए। ठीक है, तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसका बाद आपका आया 1781 में ना। तो 1781 में क्या हुआ कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट तो लेके आया था, बट स्टिल देयर वर सम लूप होल्स। ठीक है, तो लूप होल्स हुआ एंड देन पूरा आपका ये क्या बोलते हैं, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ उससे आपका बेसिकली वो नहीं कर पाया ना। तो 1884 में क्या आया आपका? बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट आया ना, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इंडिया एक्ट है ना। तो उससे पहले 1781 में और एक एक्ट आया था, वो था आपका क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट करके। ठीक है, उस सेटलमेंट, तो ये एक एक्ट है ना। उसका बाद पीस इंडिया एक्ट 1784 में आया। उसका बाद आया 1813 ना, 1813 ना। तो 1813 में क्या है? बेसिकली चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। ठीक है, उसका बाद 1833, ठीक है, तो यहाँ भी एक चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट। उसका बाद 1853, 1853 ना, तो यहाँ भी चार्टर एक्ट सी है। ठीक है, उसका बाद क्या हो गया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो मंगल पांडे वाला। ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया। उसका बाद 1858 से जो भी आया उसका बाद अब क्या हो गया, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 आया, जिसमें कि ब्रिटिश ये क्वीन का डिक्लेरेशन आया था ना, तो वो है। तो यहाँ से उस पहले हम लोग इतना को लेट्स ट्राई दिस मच ना, हो जाएगा, बना ही लेते हैं। ठीक है, तो उसका बाद 1858 का आपका क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ना, GOI एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो उसका बाद 1861, 1892 एंड 1909। ठीक है, 1861, उसका 92, 1901 ना, 1901, तो ये सब एक्ट आया। उसका बाद वो 1909, ठीक है सॉरी। उसका बाद आपको आया 1919। ओके, 1919, उसका बाद 1935, इसका बाद 1945 बेसिकली ना। तो आप लोग लाइन में बना सकते, बना लो ना। तो बेसिकली इधर में क्या है कि यहाँ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो चीज का हम लोग को चॉकआउट करना है। ठीक है, तो 1773 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, and then 1832 is very important and 1784 is also very important, but most important are आपका ये 1909, 1919 1935, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं पीसीएस में बार बार ना।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या चीज का पर ध्यान देना है, ये जो भी एक्ट है ना, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बोल देगा। इसके बाद में आप लोग जो इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप लोग जैसे पढ़ना है पढ़ लो पूरा ना। तो जो भी एक्ट में जो जो लिखा हुआ है आप लोग इसमें भी ऊपर भी बना सकते हैं, या तो इसमें नोट्स में दिया हुआ है। ओके, जस्ट उसका ऊपर का लेआउट को यू कैन मेक ना। तो ये तो बेसिकली जैसे कि 1773 हो गया ना, तो उसमें क्या है कि यू नो कि ये रेगुलेटिंग एक्ट ही नाम है, तो रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ना, फर्स्ट टाइम ना। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत यहाँ से, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा एक्ट ने आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन को शुरू किया बोल के ना। तो इट वाज योर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बेसिकली। ओके, क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करने का कोशिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी को ना। ठीक है, तो और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जीजीबी जो, ठीक है, जो जीओबी जो आपका जीजीबी बन जाएगा। ठीक है, तो जीओबी क्या होता है? गवर्नर ऑफ बंगाल ना, तो हम उसको ये जीओबी लिखते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा आपका? गवर्नर जनरल ऑफ, और गवर्नर ऑफ बंगाल क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना। तो फर्स्ट कौन है आपका? फर्स्ट है लॉर्ड वेरन हस्टिंग। ये फैक्चुअल है इसलिए इसको जल्दी जल्दी इसमें करा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज फैक्चुअल वाला को ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, लिखते रहने से भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन गवर्नर ऑफ बंगाल वाज आपका मेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, डिजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना। एंड देन गवर्नर ऑफ मद्रास, और वो जो है, ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे ना, वेर सबऑर्डिनेटेड टू गवर्नर ऑफ बंगाल बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ हमें दे, तो बॉम्बे और मद्रास ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? BNM ना, एम ऐसा करके अपना हिसाब से। ठीक है, सबऑर्डिनेटेड टू ऐसा करके, सबऑर्डिनेटेड टू ऐसा करके बना सकते हैं कुछ टेक्निक से ना। तो बंगाल, ठीक है, तो बंगाल ज्यादा पावरफुल था, बंगाल ना। तो बिकॉज बंगाल वाज द ऑब्वियसली द नर्व सेंटर ना उस समय में, एंड प्रोस्पेरस भी था जगह ना। तो ये तो बेसिकली बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वेर सबऑर्डिनेटेड टू आपका ये क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना। तो गवर्नर जो जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जो है, दे वर सबऑर्डिनेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ में कहीं में दिया होगा, तो नहीं देने से लिख के रखना है। ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट गिवन हियर। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मद्रास एंड प्रेसिडेंट मेड सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ इंडिया, ओके, इन इंडिया ना। तो उसका बाद क्या है कि, और ये एक क्वेश्चन ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है ना। तो ये क्या है कि आपका सुप्रीम कोर्ट एक तो लेके आया है ना, सुप्रीम कोर्ट 1774 में। तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ में लेके आया था आपका? जो कर चुका है बताइए। हम्म जॉर्ज बताओ, जॉर्ज, जॉर्ज, जॉर्ज ऑफ द जंगल। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में लेके आया, वो कौन सा जगह में लेके आया था? क्या पोर्ट बोलता था विलियम में, उसको? पोर्ट विलियम। ओके, तो इसको फोर्ट विलियम्स। ओके, तो कलकत्ता का जगह अगर फोर्ट विलियम्स दे देने से भी यू शुड नॉट गेट इट इनकरेक्ट। ओके, तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ आपका 1773। उसका बाद आया पिच इंडिया एक्ट आपका 1774। क्योंकि क्या देखा कि आपका गवर्नमेंट ने क्या देखा कि बहुत सारा इश्यूज ना, इवन आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट देयर वर मेनी इश्यूज। तो ये पिट इंडिया एक्ट में बेसिकली क्या करेगा कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो है कंपनी का उसको अलग कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉमर्शियल कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर देगा ना। क्या में लिखा होगा, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो कॉमर्शियल फंक्शन के लिए आपका जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD ना, केस ऑन डिलीवरी, दिस इज फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ओके, कमर्शियल के लिए ना। एंड देन पॉलिटिकल के लिए बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल के एक BOC ना। तो बेसिकली COD एंड BOC इधर एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो ये है ना। तो 6 मेंबर का BOC है, बट 6 मेंबर था ना, 7 मेंबर है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट APCS में पूछ भी सकते हैं, तो ऐसा लिख के रखना है ना। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को वो करेगा, एंड देन टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश ना। तो ये चीज है। ठीक है, तो उसका बाद इतना में ही इधर हो जाता है, एंड देन देयर अदर थिंग्स आल्सो, जैसे कि कंपनी का टेरिटरीज को फर्स्ट टाइम आपका जैसे कि फिट इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया बोला था। ठीक है, तो दैट इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ में जो नहीं है। ओके, तो बेसिकली कंपनी का जो पोजीशन है, तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, पोजीशन इन इंडिया,
ऐसा करके फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज इन दिस एक्ट दैट जो कंपनी का जो आपका टेरिटरीज है इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया करके बोला गया था। ठीक है, तो ये तीन तीन चीज ही इसमें इंपॉर्टेंट वाला है ना। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट, तो इसका अमेंडिंग एक्ट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्ट को खुद आप लोग इसको देख लो, ठीक है, 1781 का। उसका बाद हम लोग इंपॉर्टेंट वाला में डायरेक्ट देखेंगे 1813 में। ठीक है, बाकी को आप लोग ना इसको खुद खुद पढ़ते रहना है, ठीक है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स ना, बट आई विल बी डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला को वी विल बी डूइंग। ओके, जैसे कि 1813 हो गया, 1833, 1853 ना। तो रिवीजन करते समय भी यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ओके, तो ये तो बेसिकली 1833 में क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया ना उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो इट एंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो पहले क्या था कि ट्रेड कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोग इंडिया में का उन लोग का मोनोपोली था, दूसरा लोग नहीं आ सकता था ना। तो लेकिन मोनोपोली क्या में रखा, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। ठीक है, जो टी का ट्रेड और ट्रेड विद चाइना को जिंदा रखा है। ओके, तो ये चीज था, ये दो चीज को जिंदा रखा है। इसमें आपका मोनोपोली अभी भी ब्रिटिश का पास में था। ठीक है, ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था ना। तो इसको जाके कब हटाएगा, 1833 में, 20 साल का बाद इसको भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, 1833 में ना। तो ये एंड देन इवन ओपीएम। ठीक है, इवन ओपीएम, ओपीएम में भी आपका ये क्या बोलता है, ये मोनोपोली जो स्टिल एग्जिस्टेड था ना। तो 20 साल तक, 1833 तक ये रहेगा, उसका बाद हटा दिया जाएगा ना। एंड देन आपका इसमें और क्या हुआ है कि जो फाइनेंशियल प्रोविजन ना फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसमें नहीं दिया होगा तो एक दो पॉइंट नहीं दिया वाला भी लिख लेना है ना। तो फाइनेंशियल प्रोविजंस फॉर साइंस एंड लिटरेचर। ठीक है, साइंस एंड लिटरेचर, लिटरेचर इसमें दिया गया था। ठीक है, एंड देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका क्या क्या था, 1 लाख रुपया ना, 1 लाख रुपया दिया है एजुकेशन इन नेटिव इंडिया। ठीक है, तो 1 लाख रुपया दिया, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीलिम्स 2018 में आया है ना। तो वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने के लिए, बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन सिखाने के लिए जो ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया में, उसमें क्या कहते हैं, 1 लाख रुपया दिया गया है। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज दिया, तो उस समय का 1 लाख रुपीज इज ह्यूज ना। तो ये है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका बाद और भी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट ऊपर में कुछ कुछ चीज लिखा हुआ है, जैसे कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम वाला जहाँ जहाँ भी आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट टाइम वाला जहाँ भी आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन 2019 में आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बोल के। तो ये आपका 1813 है। तो ये सब फैक्चुअल है, पूरा फैक्चुअल है, इसको बार बार आप पढ़ना पड़ेगा, बार बार भूलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला को नहीं भूल सकते। जैसे कि 1 लाख रुपया कौन सा में दिया था बोलने से, कौन सा एक्ट में ना, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस। ओके, तो मोनोपोली फर्स्ट टाइम कहाँ से हटा दिया था, ठीक है, ब्रिटिश का मोनोपोली को ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली को इंडिया से कब हटाया था, 1813। एंड देन क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में कब आने का वो दिया था, अलाउ किया था, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी का, तो इस एक्ट में किया था। ठीक है, पर्पस क्या था, एनलाइटनिंग द पीपल, ठीक है, आदमी को एनलाइटन करने के लिए ना। तो उसका बाद फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ था, 1773 में। ठीक है, 1773 में शुरू हुआ था। उसका बाद फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन कब हुआ, 1833 में ना। तो एक्ट ऑफ 1833 में फाइनल आपका एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एंड फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एंड देन आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना। पहले आपका गवर्नर ऑफ बंगाल क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था। तो वो कौन सा में हुआ था, 1773 में। ठीक है, तो इसका बाद अभी क्या हो गया कि ये जो GGB क्या बन गया, GGI बन गया ना, GGI बन गया। ठीक है, तो GGB क्या बना, GGI बन गया ना। एंड देन ये कौन था फर्स्ट वाला, विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऐसा फैक्ट को याद करना पड़ेगा आपको। बाकी ऊपर का जो है ना उसका हम लोग हिस्ट्री वगैरह में करेगा। ओके, तो ये तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है आपका, विलियम बेंटिक। ओके, तो ये है। तो द गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिटरी पावर्स। तो मिलिटरी एंड सिविल पावर्स ये सब कॉमन चीज है। ओके, तो ये एक्ट को क्या नाम बोलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ में दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। तो ये एक्ट को बोलता है सेंट हेलेना एक्ट, सेंट हेलेना एक्ट, हेलेना एक्ट। तो ये एक्ट को क्या बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट ना।
तो अगर क्वेश्चन आ गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना कौन सा एक्ट में बनाया था बोल के 1833 नहीं देके सेंट हेलेना एक्ट दे देने से भी ना, तो दैट विल ऑल्सो बी राइट। ओके, एंड देन आपका जो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ना प्रेसिडेंसी, इसमें क्या करेगा, इसमें हटा देगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का फाइनल आपका स्टेप इधर में हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, ये वाला क्या सेंट हेलेना एक्ट इसको बोलता है। एंड देन जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को रिमूव कर दिया, हटा दिया, इसमें लिखा होगा। ठीक है, इट डिप्राइव्ड ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर ना। तो अगर लेजिस्लेट करने का पावर नहीं होने से क्या होगा, ठीक है, सेंट्रलाइजिंग है ना, सेंटर से लेजिस्लेट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन का आपका फाइनल स्टेप था ये बोल के बोलता है। ठीक है, तो दो द लॉस मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वे नोन एज रेगुलेशंस व्हाइल द लॉस मेड अंडर दिस एक्ट इज नोन एज एक्ट ना। तो इसका अंदर में जो भी है उसको एक्ट बोल रहे हैं। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईआईसी एज कमर्शियल बॉडी मेकिंग इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट ना। तो आपका बेसिकली क्या है कि इसने क्या किया, ईआईसी को पहले कॉमर्शियल बॉडी था, तो कॉमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया प्योरली ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो एक लॉ मेंबर आया, लॉर्ड मैकुली ना, लॉर्ड मैकुली है इसका गवर्नर जनरल ऑफ का काउंसिल में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वाला सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप, जीजीबी को जीजीआई बना दिया। एंड देन आपका सेंट हेलेना एक्ट बोलता है। एंड देन गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर को हटा दिया। दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कमर्शियल बॉडी बनाया था पहले, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बॉडी बना दिया प्योरली। एंड मैकुली इस समय, ठीक है, लॉ मेंबर एक्ट टू एड किया गवर्नर जनरल काउंसिल में ना, लॉ मेंबर एक्ट टू एड किया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो एक लॉ कमीशन भी इवन इसमें क्या हुआ कि ऐड करने का, इवन लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, लॉ कमीशन, क्योंकि उस समय क्या था कि इंडियन लॉज वे नॉट कोडिफाइड प्रॉपर्ली ना, इंडिया का लॉ क्या था कि प्रॉपर्ली कोडिफाइड नहीं था, तो उसमें डिफिकल्ट होता था ना, तो डिफिकल्ट होता था, इसलिए क्या किया कि लॉर्ड मैकुली को बुला के लॉ कमीशन एस्टैब्लिश करके इवन ही वाज मेड एज ए लॉ मेंबर ना, फर्स्ट लॉ मेंबर ऐसा करके बना दी। ठीक है? तो आवाज सुनाई दे रहे हैं ना, नुई नुई आवाज क्लियर है? यस सर, ठीक है। ओके, ओके चलो, तो ये है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग फिर एक बार रिवीजन करेंगे, बिकॉज यहाँ से एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ओके, वे आर सेपरेटेड। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, तो गवर्नर जनरल के ऊपर में क्या देखा था कि लेजिस्लेटिव भी क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी था ना। तो इसमें क्या था कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो वो है, ठीक है, ये 1853 में फर्स्ट टाइम इसमें आया था कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन करने वाला अलग ना, लॉ बनाने वाला उसको एग्जीक्यूट करने वाला अलग, ऐसा करके इट वाज मेड। ठीक है, तो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट को बोलते हैं कि बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोलता है, तो समवेयर इट मे बी रिटन, बट नहीं लिखा है तो भी लिख लेना, बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री मेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये एक्ट को बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक इनिशियल वो है बोल के ना बोलते हैं। एंड देन 1853 में क्या आता है, सिविल सर्विसेज ना, जब भी हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आप लोग का कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, इंडियन इंडियन लोग को कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया था ना, तो ये इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ कहीं में। ठीक है, इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज ना, तो राष्ट्र ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करना है कि ऐसे वाला लंबा चौड़ा आप लोग कैसे पढ़ना है, मार्क करना है इंडियंस। ठीक है, इंडियन ऑल्सो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज ना, सिविल सर्विसेज इंडियन ऑल्सो, इतना ही देखने से हो गया तो याद आ जाएगा ना कि सिविल सर्विस। तो इससे पहले एक्चुअली 1833 में भी कोशिश किया है, बट इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। ओके, उसमें भी कोशिश करता है बट इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट ना। तो वो है सेपरेशन ऑफ पावर, बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, इंडियंस वेर अलाउड। ओके, तो ये है, इंडियंस वेर अलाउड। उसका बाद लोकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन ऑफ इंडियन ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट टाइम आपका इंडियन लोकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना, तो फर्स्ट टाइम इंडिया को अलाउ किया है। ओके, तो ये तो इसका बाद 6 न्यू मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल में लेके आया है। ये सब आपको याद रख सकते हैं तो रखो,
but things which you should not forget is one, separation of power, ठीक है, and then two, civil services Indian also allowed, okay, three आपका फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस या लोकल्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसका बाद ये वीटो वाला याद कर सकता है तो कर लो, ठीक है, गवर्नर जनरल कोड वीटो बिल्स, ओके, तो ठीक है। उसका बाद इंडियन लॉ कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड ना, तो इंडियन लॉ को कोडिफाइड किया एंड कंसोलिडेट किया, ठीक है, एंड देन इट एबोलिश स्लेवरी आल्सो, स्लेवरी को भी इसने एबोलिश किया ना इस एक्ट में, ओके, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। देन उसका बाद क्या हुआ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया ना, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बहुत सारा था 1857 का, जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस था, इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजंस में आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह जो आता है, तो विल सी दोस थिंग्स, तो ऐसा हुआ। एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है कि बेसिकली अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है तो आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, ओके, इट विल गो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ना, ब्रिटिश का पास चला जाएगा ना, तो वो चीज़ था, तो उसके लिए राशि झांसी की रानी का भी नहीं था, तो ऐसे ऐसे होके डिसकंटेनमेंट होके लड़ाई हुआ, देन इकोनॉमिकली ऑल्सो ना, एंड देन सोशली ऑल्सो, जैसे कि कास्ट सिस्टम वगैरह का ऊपर बहुत सारा आपका ये रिफॉर्म्स वगैरह ला सती रिमूव कर दिया, तो ऐसे करके देयर वर मेनी इश्यूज, तब जाके 1857 का रिवोल्ट हुआ, वी विल सी इट इन हिस्ट्री क्लास। तो उसका बाद 1857 का होने के बाद 1858 में वो लोग क्या किया कि वो लोग सोचा कि वी शुड ब्रिंग अप न्यू, आपका ये ना क्या बोलते हैं, न्यू एक्ट टू लेके आना है, उसका बाद हम लोग अपना जो स्टाइल है, ठीक है, उसको चेंज करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, GGI जो था, ठीक है, जो हम लोग लास्ट टाइम उसमें देखा था GGI ना ऊपर में, तो वो क्या बन जाएगा आपका इसमें बेसिकली वाइस रॉय ना, वाइस रॉय। तो ये तीन चीज को याद रखो, एक तो हो गया गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, GOB, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB कब बना, GGB GGI कब बना, GGI VOI कब बना, ठीक है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ना, तो ये तीन चीज को याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में कभी कभी ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली 1858 में ना आपका वाइसरॉय बना दिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलता है, गवर्नमेंट भी बोलता है। तो आज हम ऐसे BL फाड़िया पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि इसका लैंग्वेज ना बहुत अच्छा स्वीट लैंग्वेज में, ठीक है, एकोमोडेटिव लैंग्वेज, प्रिंसली स्टेट लोग को मतलब फ्रेंडली लैंग्वेज में इसको बेसिकली ड्राफ्ट किया गया था 1858 का जो भी आपका ये था, ठीक है। तो इसे बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो ट्रांसफर्ड जो गवर्नेंस ऑफ इंडिया जो है ना फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, तो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर हो जाएगा इसका बाद, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या होता है कि सेकेंड वाला भाग जो था ना क्राउन का अंदर जो जो आए, तो वो सब चीज यहाँ से आएगी। तो ये तो काम तो आवाज क्लियर है, हाँ सर। ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, तो कल हम टेस्ट दे रहा था, एक्चुअली टेस्ट सीरीज हम भी देते हैं ना, तो हम भी इसका क्वेश्चन एक तो गलती कर दिया था, ओके, आप लोग सिर्फ प्रिपेयर नहीं करते, हम भी करते हैं, 25 को भी मेरा टेस्ट है, okay? तो इसी आपको प्रीलिम्स पास करने तो 10,000 क्वेश्चन सोल्व करना है मिनिमम ना, कैसे करना है वो हम समय के साथ साथ बताएगा, ओके। UPSC का पास करना है तो 30,000 करना है, ठीक है? तो कैसे करना है वो हम समय में बताएंगे। तो इट्स इजी टू क्लियर UPSC, हम लोग का स्टूडेंट भी क्लियर हुआ है ना, अभी ये जो पुराना स्टूडेंट लोग है आप लोग भी देखा है क्वेश्चन पेपर, ओके। UPSC का प्रीलिम्स इज वन इजी नट टू क्रैक इफ यू डू इट प्रॉपर्ली, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट इफ समवन इज वेरी सीरियस ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया ना, तो ये है। तो इसमें भी बहुत सारे जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एस्टेब्लिश किया ना, एस्टेब्लिश, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट चीज क्या है कि एज आई सेड जो कंपनी रूल को रूल ऑफ क्राउन ने रिप्लेस किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वाइस रॉय बिकम एजेंट ऑफ क्राउन ना, तो क्राउन का एजेंट वाइस रॉय, ठीक है। इसके बाद आपका जो डुअल गवर्नमेंट जो उधर शुरू किया था, ठीक है, तो वो चीज को कौन हटाया, पीस इंडिया एक्ट का इसने हटाया था, गवर्नमेंट 1858 का ना इसने हटा दिया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, ठीक है, BOC और COD जो आया था ना डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसने हटा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पीस इंडिया एक्ट का जो डुअल गवर्नमेंट वाला को कौन हटाया बोल के ना, तो दैट वाज डुअल गवर्नमेंट, ओके। तो ये उसका बाद इसका बाद इट एंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी हटा दिया इसने ना,
तो जो हम बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ओके, तो इसलिए हम बताया था इसमें पूछ इसमें है बोल के, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि आपका अगर जैसे कि रामतोंग का अपना बच्चा नहीं है ना, तो रामतोंग ने बच्चा एडॉप्ट किया, तो हम क्या बोलेगा कि मेरा अंदर होने से आई विल से कि नहीं, एडॉप्ट किया वाला बच्चा को तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, सब मेरा अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके बोलेंगे। एंड देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन बी sued in India and in England, तो ये सब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, द सेक्रेटरी स्टेट ये सब ना। तो जस्ट ये जानना है कि आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एस्टैब्लिश, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस एस्टैब्लिश किया था ना, उतना चीज जानना है इसमें, ठीक है। तो अभी भी चल रहा है सेक्रेटरी वो वाला सिस्टम ना। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ना, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वगैरह, डिसेंट्रलाइजेशन ना, आपका जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास का, उसको आपका बेसिकली क्या बोलते हैं, रीस्टेट करके ना, री से पावर देता है, रिस्टोर करता है, ओके। तो बेसिकली इसको हटा दिया था, तो पहले ये वाला को ऊपर में हम लोग देखा है कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड बंगाल को और मद्रास को हटा दिया था ना, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी में चला गया था, ओके। तो बेसिकली इसमें क्या किया है कि 1816 में बेसिकली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन किया बेसिकली बाय रेस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ना। तो ये 1833 में क्या होता है, ये पावर को हटा दिया था, ठीक है। तो ये, तो इसमें बेसिकली क्या किया, इट एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस ना। तो जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में जो है आपका इंडियंस लोग को भी एसोसिएट करना शुरू कर दिया, जैसे कि आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस वगैरह है ना। इसके बाद आपका वाइसरॉय नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपांडेड काउंसिल, ठीक है, अपना काउंसिल में इंडियंस को भी रखेगा ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर के हिसाब से इंडिया को भी रखेगा, ठीक है। तो इसमें कौन था, तीन इंडियन लोग आया था नॉमिनेट, ठीक है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव, ठीक है। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो इतना ही जानना है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इंडियन एस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर एडेड इन 1861 ना। तो ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखो। तो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, तो ये कल हम जब टेस्ट दे रहे थे उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आया था, तो आप लोग को भी हम शेयर करेगा वो टेस्ट ना। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि आपका जैसे कि इट एम्पावर्स, कहा, इट एम्पावर्स वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। तो ये क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है ना। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन कैसे देंगे, ये वाइसरॉय को हटा के इसमें क्या देते, गवर्नर जनरल दे देते, ठीक है। इट एम्पावर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू इशू इमरजेंसी ना, ठीक है, ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी 1861। तो हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ऑर्डिनेंस तो देता था, ठीक है, इमरजेंसी का समय में, लेकिन इधर क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ना। तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर ना। तो आज जैसे किसी ने क्वेश्चन क्वेश्चन एक टू भेजा था, वो क्वेश्चन में ऐसा था कि क्वेश्चन हमको ऐसे मत भेजते रहिए, ठीक है, ग्रुप में ही डाल दीजिए, हम वो कर देगा ना, या तो टेलीग्राम में भेजिए, हमको जो भी भेजना है टेलीग्राम, ओके, व्हाट्सएप में मत भेजिए। तो क्वेश्चन में ऐसा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन सा है, ठीक है, लाइफ, लाइफ अंडर वाटर, ठीक है, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन लैंड, उसके बाद और एक कुछ था लाइफ ऑन लैंड, उसके बाद लास्ट में था प्रोमोट पीस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे था, उसका बाद आंसर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला लोग आंसर किया दिए कि लाइफ ऑन लैंड है ना। तो लाइफ ऑन लैंड को क्वेश्चन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग आंसर दिए, तो गलती कैसे होता है हम वो बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्यादा विश्वास है, ठीक है? तो उसमें क्या क्या है कि हम एक सेकंड हम देख के बता रहे हैं। तो बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का आप लोग ज्यादा विश्वास, तो जबकि ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है आपका उसमें ना, क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं एसडीजी में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो लाइफ बिलो, लाइफ अंडर वाटर या लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है, ठीक है। और एक है, एक पॉइंट था रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन ना, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये भी है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन था 1 2 3 ना, लास्ट ऑप्शन था कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था लास्ट। तो इसमें आंसर 2 दिया हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला लोग जो आंसर दी, लेकिन इसका 2 नहीं है तो आंसर, इसका आंसर है डी ना। तो हमेशा पूरा पढ़ना है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, क्योंकि आपने पढ़ा कि पीस जस्टिस ना, उतना तक पढ़ा, ठीक है, ये तो भी तो है 16 ना 17 नंबर गोल, 17 नंबर गोल आई थिंक, ठीक है। तो ये भी है, ऐसे सोचा, लेकिन इसमें कहीं में भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है,
ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहीं में भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये सब चीज को क्या होना है कि हमेशा पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं होना है कि आंसर बताने का फिर डिबेट नहीं करना है ना, ढूंढना है फिर नेट में। ओके, तो ये आई होप इट इज क्लियर ना। तो उसका बाद 1892, ठीक है। तो 1892 एक ना, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है 1861 में बेसिकली एक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चला है, एंड देन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडियंस वेर एसोसिएटेड विद आपका वेरियस इंस्टीट्यूशंस ना, जैसे कि आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस में हो गया, एंड देन वाइसरॉय का चैम्बर में हो गया, काउंसिल में हो गया। ओके, तो ये सब चीज में, एंड देन एम्पावर्ड वाइसरॉय टू फ्रेम रूल्स, तो ये सब ठीक है। तो वाइसरॉय का चैम्बर में हो गया ना, तो ये सब चीज है, ठीक है। तो वो है। इसका बाद ये वाला क्वेश्चन आपका स्टेटरी रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग ना, तो यूपीएससी में आया है तो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ में ऐड है, ये लास्ट में नहीं होगा। हाँ, तो ये सब इधर ऐड करके रखा हुआ है। तो इट रिकॉग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम, जब पोर्टफोलियो देते हैं ना, तुम ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री ये सब टाइप का। ओके, तो उसका बात है 1892 ना। 1892 में क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जो नॉन ऑफिशियल मेंबर का जो पोजीशन है, ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उसको बढ़ा दिया गया था। तो वही चीज लिखा हुआ ना। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हैंसफोर्थ बी नॉमिनेटेड बाय, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, ठीक है, एनओएम ना, इन सेंट्रल एंड उसका नंबर को इंक्रीज किया है, ठीक है, नंबर को इंक्रीज किया 1892 ना। And then, though the majority of officials were retained, the non-official members of the legislative council were henceforth be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and Provincial. तो इसको छोड़ो, ठीक है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन नंबर बढ़ा दिया, डेट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर बढ़ाया है ना, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल, तो नंबर इंक्रीज। ओके, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, तो वो चीज को जानना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड देन इनडायरेक्ट इलेक्शंस ना, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी बिगिनिंग इसको माना जा रहा है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ना, आपका जो डिबेट करने का, डिस्कस करने का, उसको पावर को भी इंक्रीज किया था, बजट को बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है? तो काउंसिल टू हैव पावर टू डिस्कस बजट एंड टू एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो बजट को डिस्कस करने का पावर यहाँ हमें दिया हुआ है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वगैरह को भी ना, काउंसिल को, ठीक है, जो काउंसिल से, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, तो उसको क्या दिया गया पावर, बजट को डिस्कस करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, ठीक है, बजट को डिस्कस करना ना। तो ये, इसका बाद आ गया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म ने क्या किया, लास्ट टाइम इसको पढ़ाया था, तो एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में भी आया था ना, यूपीएससी में भी 20-30 क्वेश्चन तो था क्लास से इस बार, लेकिन कर नहीं पाया वो बोर्ड लोग, ये अलग बात है। बिकॉज क्वेश्चन ना, यू मे रीड एंटायर लक्ष्मीकांत, यू मे रीड एनीथिंग, बट इफ यू डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। तो इसमें क्या हुआ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्या है इसका, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम ना, तो वही तो ये वाला, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम का। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, हिस्ट्री वाला कौन था, आना बताओ, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता सर रिजर्वेशन था क्या सर? सर हम हिस्ट्री का नहीं है। है। ओके, काशिया फिस्तुला बताओ। सर हाँ सर हेलो सर, हमको आइडिया नहीं, हाँ पर ऐसा हाँ लग रहा है कि शायद मुस्लिम के लिए अलग सा वो मेंबरशिप उसको देगा सर। हाँ। तो काशिया काशिया फिस्तुला कौन सा कलर होता है वो हमको बताओ। सर येलो इन कलर सर। ओके, ठीक है, चलो। लास्ट टाइम हम बहुत सर धुना था एक्चुअली, प्लांटेशन सर करेगा बोले मुस्लिम को बहुत मिलने। हाँ वोट करता था क्या इसमें? So, हाँ, वेरी गुड, मेजोरिटी कौन पे बोला ऊपर है। डिपेंड करेगा सर। हाँ हाँ, ओके, चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू तोमो। तो आई अप्रिशिएट दोज हु कम अप टू स्पीक। ओके, अगर ओपन क्लास, हम लोग ओपन क्लास भी करेगा तो विल डू क्लास ऑल्सो ना, 5 क्लास करेगा नवंबर 21 से लेके, ठीक है, नवंबर 21 टू 27 विल डू क्लास, मतलब ऑफलाइन क्लास। ओके, तो ये है, तो विल डू ऑफलाइन क्लास नवंबर 21 टू 27 ना।
तब सर तो इसका ऑफलाइन बाद क्लास इसमें क्या था, कहाँ में होगा? नहीं ऑफलाइन क्लास एक्चुअली हम लोग का एक मीट होता है और ना बेसिकली, तो एक मीट होता है, तो ईटानगर में हम मीट एक तो करते हैं साल में, तो वो मीट में ऐसे उसको पार्ट ऑफ ये रजिस्ट्रेशन करके ऑफलाइन जो जो करना चाहते हैं वो लोग ईटानगर में हम लोग करते हैं, हाँ, ठीक है। वो है। हम्म, तो 1909 का है सबसे इम्पोर्टेंट सेपरेट इलेक्टोरेट, बार बार क्वेश्चन में पूछा गया, ये आने से जो रॉन्ग करेगा उसको ठीक है, वो क्या करेगा, नरक में जाएगा ना यूपीएससी वाला नरक में। ओके, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को याद रखना है। बेसिकली क्या है कि फॉर मुस्लिम्स लिखा हुआ है, तो मुस्लिम लोग ही इलेक्टोरेट बोल रहे हैं, तो जो इलेक्ट करने वाला लोग ना वो लोग क्या होगा, मुस्लिम होगा, ठीक है, एंड देन मुस्लिम का जगह से ही इलेक्ट करेगा, मुस्लिम को इलेक्ट करेगा। ओके, इसलिए इलेक्टोरेट ना, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम लोग ही इलेक्ट करेगा। ओके, तो ये है। इसका बाद इसमें क्या है कि फर्स्ट मॉडल ना, एंड देन इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है आपका इट इंक्रीज द साइज ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑल्सो, ठीक है, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स ऑल्सो ना, तो दैट इज वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड देन आपका इनकम क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, लॉ फॉर मुस्लिम, आपका इनकम क्वालिफिकेशन लॉ फॉर मुस्लिम वोटर्स, ठीक है, तो एक इनकम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बोल के मुस्लिम के लिए एक वो लेके आए, ठीक है। इसका बाद इंडियंस जो एग्जीक्यूटिव आपका जो काउंसिल में इंडियंस भी घुसा है ना इस समय में, तो सत्येंद्र नाथ था शायद इधर दिया हो, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, तो वाइसरॉयज का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपका बेसिकली सत्येंद्र नाथ सिन्हा को घुसने का मौका मिला, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय एंड गवर्नर का ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या क्या एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लेके आया, ठीक है, तो नॉन ऑफिस एट द प्रोविंशियल लेवल नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इन मेजोरिटी, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट फर्स्ट टाइम दिया हुआ है तो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन को थोड़ा सा देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट ना। इसके बाद आपका मुस्लिम को क्या क्या इनकम का लॉ एक्ट लेके आया, एंड देन फर्स्ट टाइम इंडिया को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को एसोसिएट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, तो इम्पोर्टेंट था। अभी आप लोग जब देख रहा होगा तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो टू रिमेम्बर, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यहाँ से जैसे कि 4 चीज जान गए ना, तो आप क्या इट विल बी, बिकॉज इट इज नॉट दैट यू शुड रिमेम्बर एवरीथिंग, ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट विच इज नॉट द आंसर। एपीसीएस, एपीपीएससी या जो भी एग्जाम होता है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जानता है कि नहीं कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नहीं है उसको जानना है। तो आप क्या करेंगे, हटाएगा, ये तो नहीं है, ये तो नहीं जानने वाला को तो हम लोग श्योर होता है, तो और मतलब जो चीज नहीं है उसको तो हम लोग श्योर होता है ना ज्यादातर। तो अगर आप 4 ऑप्शन में से एक भी हटा दिया ना, तो आपका क्या हो गया कि 1:75 का वो हो गया, तो इसका 2 हटा दिया बोलते तो 50-50 का चांस हो गया ना, एक हटा दिया तो 25:75 का चांस हो गया ना राइट होने का, ठीक है। तो वो चीज को सोच के करना, एलिमिनेशन मेथड से ढूंढना नहीं है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है उसको ढूंढ के काटते जाना है, और कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना है एग्जाम हॉल में ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 1919, ठीक है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो ये बार बार हम लास्ट टाइम भी बताया कि डायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो डायरार्की क्या है वो क्वेश्चन पूछता है बल्कि हम बताया था, तो ये क्वेश्चन आया था आपका कहाँ में, बेसिकली यूपीएससी में इस बार ना आ गया, ठीक है। तो डायरार्की क्या होता है, बेसिकली डायरार्की क्या होता है कि आपका जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करते हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में, उसको डायरार्की बोलते हैं, मतलब डायरार्की मतलब टू ना, टू ऐसा करके प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्या करेगा, टू में डिवाइड करेगा, एक ट्रांसफर होगा, एक होगा रिजर्व, ओके, रिजर्व सब्जेक्ट में आपका डिवाइड करेगा, ओके। तो ये तो ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड करेगा, ट्रांसफर में बेसिकली क्या है, गवर्नर विद द मिनिस्टर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, रिजर्व में क्या, गवर्नर विद एग्जीक्यूटिव, ओके। तो बेसिकली ट्रांसफर वाला में आपका इंडियन लोग को भी रोल प्ले करने देता है ना, ये है, ठीक है। एंड देन रिजर्व वाला में क्या करेंगे, फाइनेंशियल वाला ये सब वाला को ज्यादातर रखता है, मतलब, ठीक है, रिजर्व वाला में। तो ये उसका बाद रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से 1919 में लेके आए हैं ना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ से हुआ बोलने से, आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1919, ओके। एंड देन आपका डायरार्की इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, एंड देन बाइकैमरलिज्म,
ठीक है। तो बाइकैमरलिज्म क्या होता है आपको कौन बताएगा? रुको, देविया बताओ, व्हाट इज बाइकैमरलिज्म? देखो इसलिए हम ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है, थ्योरी में कहीं ना जहाँ जहाँ स्टेट जहाँ पे रूल्स डिवाइड होता है, ऐसा था क्या सर? क्या डिवाइड होता है? रूल्स वन और मोर। ओके चलो, हाँ, ठीक है। इवन बटूटा बताइए, इवन बटूटा। हाँ, जॉन, इवन जॉन नाम बताओ, जॉन नाम। जॉन भाई भी है जी सर। बाइकैमरलिज्म क्या होता है जॉन? हाँ हाँ, व्हाट इज बाइकैमरल? बाइकैमरल मतलब डिविजन माय डिविजन वॉइस ऑफ इज पावर। क्लियर ना? यस यस सर, यस सर। ओके, डिवीजन ऑफ पावर, सर ठीक है चलो। ओके ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड क्लास किया था जॉन? फर्स्ट सेकंड क्लास सर किया था, मिस हो गया फर्स्ट और सर वो। सेकंड क्लास? जी सर। उसको कर लो, हाँ उसका जी उसमें सर। लिंक डाला हो, ठीक है ओके, जी। तब समझे। ओके तो कौन बताएगा? बैक बेंचर बताएगा क्या? आई कैन टू नॉट गो चेम्बर्स, अहेड। टू चेम्बर्स है, कौन बोला? नेवर गिव अप। ओके ओके, नेवर गिव अप ने बोला टू चेम्बर्स, वेरी गुड। नेवर गिव अप ने टू चेम्बर्स बोला। टू चेम्बर्स बाई कैमरलिज्म मींस, बाई मींस टू ना, कैमरल में टू चेम्बर्स, ओके। टू चेम्बर्स क्या है? जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है तो हम लोग का, तो दो चेम्बर जहाँ में होते हैं, दैट इज बाइकैमरलिज्म। तो ये जो आपका 1919 का जो एक्ट है ना, दिस एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द सिस्टम ऑफ बाइकैमरलिज्म, ठीक है। सेंटर में होगी, सेंटर में, हाँ ये चीज याद रखना, प्रोविंस में नहीं है, ठीक है, सेंटर में फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एस्टैब्लिश किया इतना। लेकिन यूपीएससी इतना टेक्निकल नहीं होता, एपीसीएस हो भी सकता है, ठीक है। तो यूपीएससी इतना नहीं देगा कि सेंटर में किया था ना, काम में किया था, ओके। बट बाइकैमरलिज्म मीन्स दो हाउस होना है ना, जैसे कि हम लोग अपर हाउस लोअर हाउस होता है, तो वैसे से दो हाउस होना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपका इस एक्ट ने बाइकैमरलिज्म, इंडियन लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म एस्टेब्लिश किया था ना। एंड देन जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज इट वाज एक्सटेंडेड टू सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड मुस्लिम्स, ओके। जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो हम लोग देखा था 1909 का ना, जो सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोग जो देख रहा था ना, तो क्या किया कि इसने क्या किया, आपकी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या क्या एक्सटेंड किया है, हाँ। तो अगर एग्जाम में आता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज ना स्टार्टेड बाय ऐसा करके 1999 आंसर, दैट विल बी रॉन्ग, ओके। 1909 में ही शुरू हो चुका था, दैट थिंग वाज स्टार्टेड इन 1909 ओनली, ओके। ये एक्ट किया गया कि जस्ट इसको एक्सटेंड किया ना, सिक्स क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस वगैरह को भी इसने दिया है, ओके। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उसका बाद किसी का माइक ऑन हो रहा है ना, ठीक। तो उसका बाद डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ओके। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट का बीच में एक डिवीजन लेके आए थे ना, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट का बीच में फेडरलिज्म टाइप का चीज एक लेके आए, ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ना। तो ये 2012 का यूपीएससी का प्रीलिम्स में दिस वाज वन क्वेश्चन, ओके, दिस वाज वन क्वेश्चन। तो ये, तो इसको देखना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन, तो ये सब का वजह से क्या होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह के इश्यूज ना। एंड देन आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वर एक्सटेंडेड, बाइकैमरलिज्म फर्स्ट टाइम वाला को तो याद होना ही है, ठीक है। बाइकैमरलिज्म को याद होना है, डायरकी को याद होना है ना। तो सेक्रेटरी को ब्रिटिश रेवेन्यू से पैसा दे रहा था ना, नहीं दे रहा था, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर 1919 एक्ट। बट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, कि लंदन में क्रिएट किया दायरकी। एंड देन आपका ये जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो क्वेश्चन आया दैट ऑब्वियसली बिकम्स इंपॉर्टेंट ना। एंड देन जो दायरकी में भी क्या है कि व्हाट इज दायरकी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट ना। तो ये उसका बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। तो दिस एक्ट बेसिकली कवर्स 2/3 ना, जब हम लोग 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस एक्ट से लिया हुआ है, आपका जो 1935 का जो एक्ट है उससे लिया हुआ है।
तो जो हम लोग का जैसे कि क्या क्या लिया हुआ है बोलने से अभी जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरलिज्म ना, जो ऑल इंडिया फेडरेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये भी यहाँ से लिया हुआ है, आपका 1935 का एक्ट है, ठीक है। तो इसका बाद आपका जो हम लोग का इवन योर लिस्ट ना, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ठीक है, जो वो भी यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से लिया हुआ है। एंड देन इसमें हम देख लेते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन एंड देन रेसिडुअरी पावर ना, ये क्या है इसका हम लोग बात करेंगे। एबोलिश डायरार्की इन प्रोविंसेस, जो अभी जैसे कि 1919 में जो डायरार्की लेके आया था, उसको क्या किया, प्रोविंस में था तो वो डायरार्की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको हटा दिया, ठीक है। उसका बाद क्या किया इसने, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया है, ओके, इन इट्स प्लेट ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डाला है। तो ये जिसको याद रखना कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन सा आर्टिकल, कौन सा एक्ट से आया था, कौन सा 1935 का एक्ट से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया था, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने का वही जगह है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन इंडिया फेडरेशन एंड देन एबोलिश डायरार्की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एस्टेब्लिश्ड, ओके, इंट्रोड्यूस, एंड देन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो पहले 1919 में आ चुका था, ठीक है, लेकिन प्रोविंस में इधर लेके आया, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बाद बाइकैमरलिज्म भी 1919 में ही आ चुका था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ में जस्ट 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश किया वही है ना। उसका बाद फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, डिप्रेस क्लास को भी लेके आ गया ना। तो डिप्रेस क्लास को जब लेके आए तब गांधी जी वो करेगा ना, आपका क्या बोलते हैं, फास्ट करेगा, ठीक है। तो गांधी जी जेल के अंदर जो फास्ट करता है, ये जो डिप्रेस क्लास को इसमें इससे पहले जो मांगता है ना, 1932 में जो मैकडोनल्ड उसमें, ठीक है, मांगेगा, तो उसमें बेसिकली गांधी जी फास्ट करते हैं, ओके। तो ये चीज है। उसका बाद डिप्रेस क्लास को भी लेके आ गया, वीमेन एंड लेबर को भी लेके आ गया, वर्कर को ना। तो ये सब है, ठीक है। तो मुस्लिम से ले जाके आपका 1919 का को और भी एक्सटेंड करते गए, क्रिश्चियन वगैरह, एंग्लो इंडियंस वगैरह को भी देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। उसका बाद ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आए, जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है। एंड देन यूपीएससी का भी आपका जो फाउंडेशन इधर में ही है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन फेडरल कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश इन 1937 ना, फेडरल कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहाँ में था, बेसिकली 1774 में था, ठीक है, आपका फोर्ट विलियम में। यहाँ में क्या हुआ, फेडरल कोर्ट, ओके, फेडरल कोर्ट 1937 में एस्टेब्लिश हुआ है, सेटअप किया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया फेडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एंड देन आपका एबोलिशन ऑफ डायरार्की इज इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देन बाइकैमरलिज्म लेके आया है, कहाँ में, प्रोविंसेस में लेके आया है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म लेके आया है, ओके। जैसे अभी हम लोग का स्टेट में भी किसी किसी में बाइकैमरलिज्म है ना, तो वो चीज। एंड देन आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड किया है ना, वो तो ऐसे भी याद रह जाएगा। इसका बाद यूपीएससी जो है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ से लेके आया है। एंड देन इवन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एपीएससी जैसे वाला, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ना, तो ये सब चीज भी इधर से आ गया था, ठीक है। एंड देन फेडरल कोर्ट एक्ट लेके आए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आपका जो क्या बोलते हैं, ये वाला ये वाला एक्ट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम दिस एक्ट, ओके। तो बेसिकली 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। तो ये एक्ट को अच्छा से आप लोग देखना है, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैक्चुअल है, ऐसा कुछ समझाने के लिए तो नहीं है ना, तो ये तो इसको लेकिन क्रिटिसाइज भी किया है, इफ यू रीड लक्ष्मीकांत प्रॉपर्ली, इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड आल्सो, क्योंकि इसका कोई प्रिएम्बल नहीं था। एंड देन ब्रिटिश कमिटमेंट ना जो था, ठीक है, प्रिएम्बल नहीं, एम्बिग्यूटी था ब्रिटिश का आपका, जैसे कि अनक्लियर ना, जो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देगा बोला था, तो इससे पहले तो क्लियर नहीं था कि डोमिनियन स्टेटस दे रहा है ना, क्या दे रहा है, ओके। एंड देन जैसे कि इससे पहले क्या था, नेहरू रिपोर्ट आता है, तो इससे पहले 1935 से पहले नेहरू रिपोर्ट आता है, तो नेहरू रिपोर्ट में आपका बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात किया था, तो बट इसमें बिल ऑफ राइट्स के बारे में नहीं है, ठीक है, कल को मेंस में लिखना पड़ने से, तो देयर वाज नो बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स नहीं होने से क्या है कि नो राइट्स वर गिवन ना, तो ये है, ठीक है। एंड देन गवर्नर जनरल को बहुत सारा पावर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज है, तो बहुत सारा कुछ इसमें आपका ये लूफहोल्स इंडियन लोग निकाला है, ठीक है? तो लेकिन हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लिए दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देन एक्ट ऑफ 1947,
तो ये चीज को हम बार बार, पहले क्या होता था कि आई यूज्ड टू इग्नोर दिस एक्ट, ओके, इंडिपेंडेंस एक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आने से टेस्ट वगैरह पे आई यूज्ड टू डू मिस्टेक्स, तो इग्नोर नहीं करना है इसको बेसिकली ना, वी शुड नॉट इग्नोर इट। दिस इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ये इम्पोर्टेंट एक्ट ही है बहुत। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ आपका जो 1947 है ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक बार अच्छा से देखना जरूरी है, क्योंकि आपका क्या हुआ था कि 20 फरवरी बेसिकली 1947 ना, ऑन 20 फरवरी 1947 जो क्लेमेंट एटली जो है, ठीक है, तो क्लेमेंट एटली ने क्या बोला था कि 30 जून 1948 में हम लोग क्या करेगा, ब्रिटिश रूल विल एंड बाय 30 जून 1948, ठीक है। तो ये चीज इसमें डिक्लेयर किया है ना। तो 3 जून आपका 1947 में बेसिकली माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया है, okay? तो इसका बाद यहाँ में कुछ कुछ डिक्लेरेशन हुआ है ना। तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, तो ये चीज को देखना है, ठीक है। तो सोवरेन स्टेट इंडिया को बोला गया है, ठीक है, फ्रॉम 15 अगस्त 1947 ना। प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद राइट टू सिसीड ना फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो ये चीज देखना है कि बेसिकली क्या हुआ है कि आपको इसने क्या किया कि इट डिक्लेयर्ड एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ना, एंड देन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड आपका independent and sovereign, ठीक है। then it also talked about partition of India ना into two dominions का बारे में बात किया, ठीक है। एंड देन एक क्वेश्चन बनता है कि ये क्वेश्चन आया था एक जगह में, ठीक है, टेस्ट सीरीज में, तो हम गलती कर दिया था, इसलिए हम बता रहे हैं आप लोग गलती नहीं करना है, ठीक है, यू शुड लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स ना। तो क्वेश्चन क्या आता है कि बेसिकली इट दिस एक्ट है ना, इट एबोलिश, इसमें कहीं में होगा, हाँ, इट एबोलिश वाइस रॉय का ऑफिस को एबोलिश करेगा ये, हाँ, दिस विल एबोलिश द पोस्ट ऑफ वाइस रॉय, ओके, पोस्ट ऑफ वाइसरॉय या वाइसरॉय का जो भी ऑफिस है उसको एबॉलिश करेगा। एंड देन इट विल अपॉइंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम क्या गलती किया था उस क्वेश्चन में कि उस क्वेश्चन में ऐसा था कि गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय इट एबॉलिश वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो हमको लगा है कि मतलब देखा देखा ही लगा है, पढ़ाई पढ़ाई लगा है, तो ऐसा करके हम उसको टिक कर दिया राइट है बोल के ना। दैट इज रॉन्ग बेसिकली ना। तो यहाँ में कहीं में दिया होगा, इफ नॉट गिवन तो उसको आप लोग दिमाग में रख लो, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ ईच वेयर टू बी अपॉइंटेड ना, तो अपॉइंट किया है, ठीक है, गवर्नर जनरल अपॉइंट किया, एबोलिश नहीं किया, ठीक है। एबोलिश किसको किया, वाइस रॉय का जो ऑफिस है उसको एबोलिश किया, ठीक है, वाइस रॉय का जो पोस्ट है उसको एबोलिश किया, ये एक्ट ऑफ 1947 है, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट ना। एंड देन इसने क्या किया कि इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन to frame and adopt any constitution and repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या एम्पावर किया है कि आपका बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या एम्पावर किया कि जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट बनाया है उसको रिपील करने का तो दिया ही है, ठीक है, वापस लेने का ना। एंड देन ये जो एक्ट है इंडिपेंडेंट एक्ट, इसको भी आपका रिपील करने का पावर दिया गया है, ठीक है, इसको भी रिपील करके इसमें भी चेंजेस ला सकता है ना। तो इतना वो दिया है, ठीक है, इतना पावर दिया हुआ है इसको, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है ना, तो यहाँ में है तो बहुत सारा चीज, तो उसको आप लोग पढ़ लेना, इसको हम डाल देंगे ना। इसका फ्रीडम टू ग्रांट इंडियन, तो इसको अच्छे से देखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपका बेसिकली अरुणाचल में। तो ये एक्ट को अच्छे से देखो, बाकी सबसे पूछ पूछ के वो पुराना हो गया, तो 1947 से नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये क्लास 11 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लास 11 में हम 1935 ये सबका पूरा पढ़ के गया था जब हम क्लास 11, आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि हमको 95 मिला था पॉलिटिकल साइंस में ना। तो ये क्वेश्चन आया तो 1947 आया, तो इसको हम नहीं लिख सका था, तो आई वॉज वेरी सैड एग्जाम में 1935 आएगा 1999 आएगा बोल के पढ़ा था, सर ने भी वही बोला था हमको, जो पत्रा सर करके एक सर था, ठीक है। तो हम 1947 को थोड़ा इग्नोर कर दिया, तो ये आ गया था एग्जाम में, क्लास 11 के एग्जाम में, वेरी सैड। तो ये इसका बाद अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको आज तरह शुरू करके ना, तो इसको एक फ्लो चार्ट बनाता है हम लोग, काम में बनाएगा, ऊपर बनाते हैं। तो आवाज आवाज क्लियर है ना काम तो? हाँ सर। चलो हाँ सर। ओके। तो
हम लोग फ्लो चार्ट एक बनाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें 7 पॉइंट रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट अभी के लिए रखें। तो 7 में हम लोग कहा से 1906 है, ठीक है। तो ऐसा करने से याद करना इजी होता है। तो क्या हुआ है कि 1906 में क्या था कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना, वाज इम्प्लिसिटली। ओ एक चीज आप लोग को बताना भूल गया, एक सेकंड। जो यहाँ में 1935 में एक चीज बताना भूल गया, ये रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। तो ये रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, ये हमको कौन बताएगा, तो हम देखते हैं। जॉन को कुछ आइडिया है क्या, जॉन नाम, रेसिड्यूरी पावर क्या होता हेलो सर, है, रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, कुछ आइडिया है, आइडिया। इतना इतना क्लियर आइडिया नहीं है सर। रेसिड्यूरी पावर बोला है ना, जी सर। ओके। किसको आइडिया, एक सेकंड। जी थैंक यू फॉर जी सर। रेस्पॉन्डिंग। ओके, जू जिंग जिंग बता, जू जिंग जिंग कौन है, जू जिंग जिंग लॉन्गडन का है लग रहा है, बताओ। लॉन्गडन वाला लोग आंसर नहीं देने से तो घर में पहुंच जाएगा हम। सर पता नहीं है। ओके, जेरोक्सन बताओ, जेरोक्सन रेसिड्यूरी जो पावर। पावर, हाँ जो सर्किट लिस्ट और वो क्या कहते हैं, हाँ, सेंट्रल लिस्ट में से ऐसा कुछ जो होता है उसको बोलते हैं। जो स्टेटलिस्ट में सेंट्रल डिफेंड है हाँ जिसका वो। मतलब जो पावर जो हाँ जिसका मतलब पावर, लेकिन उसका पावर जो सेंटर के पास होता है ओके ओके। तो रेगुलेट करना। तो वो वाला कौन सा शेड्यूल में है ये सब चीज, जो सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट। सेवन शेड्यूल, हाँ सेवन शेड्यूल, ओके, 7 शेड्यूल। सेवन शेड्यूल। ओके ठीक है, चलो रेसिड्यूरी पावर क्या होता है बेसिकली हम लोग का, जैसे 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल, ठीक है, तो शेड्यूल को भी सीख लेना। 7 शेड्यूल में क्या है हम लोग का, 3 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे है। तो कॉन्करेंट लिस्ट तो इसमें दिया हुआ है कि यूनियन ये काम कर सकता है, हम लोग बाद में देखेंगे ना, स्टेट ये काम कर सकता है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि दोनों मिलके क्या क्या कर सकते हैं, स्टेट भी जिसमें कर सकेगा, यूनियन भी कर सकेगा, वो लिस्ट है। तो 3 लिस्ट है हम लोग का ना, जो हम लोग ये एक 1935 में हम लोग देखा था, 3 लिस्ट बनाया था ना। तो ये क्या है कि रेसिड्यूरी का मतलब क्या होता है, इसको बहुत लोग नहीं समझते हैं शुरू में, ठीक है। तो रेसिड्यूरी का मतलब क्या होता है कि ये तीनों लिस्ट में जो नहीं है ना, उसका पावर किसका पास है, उसका पावर बेसिकली अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन में सेंटर का पास है तो रेसिड्यूरी पावर। तो इसमें क्या कहते हैं, वाइसरॉय को दिया है ना, ठीक है ना। तो उतना है, ठीक है। तो रेसिड्यूरी बोलने से समझना है, एक एक वर्ड को भी समझने की कोशिश करना है। तो इज इम्पोर्टेंट। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1906 में था, 1906 में इम्प्लिसिटली क्या हुआ था, डिमांड किया गया था आपका बेसिकली स्वराज का ना, इम्प्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इम्प्लिसिटली डिमांडेड, ओके ना, फॉर स्वराज, इम्प्लिसिट इन डिमांड फॉर स्वराज, ओके, इन डिमांड फॉर स्वराज। जो स्वराज का जो डिमांड किया था 1906 में, उसमें क्या था, तो 1905 में क्या हुआ था इंसिडेंट, तो पार्टीशन। हाँ पार्टीशन हुआ है, ठीक है। हाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी गुड। तो 1906 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इम्प्लिसिटली जो स्वराज मांगा था हम लोग, स्वराज देना है बोले, तो उसमें इम्प्लिसिटली 1906 में डिमांड किया। लेकिन 1934 में ये जो आपका लक्ष्मीकांत में भी मिलता है ना, तो एक्सप्लिसिटली डिमांड किया किसने, एम एन रॉय ने ना, एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय ने क्या किया, एक्सप्लिसिटली डिमांड किया, एक्सप्लिसिटली। तो एक्सप्लिसिटली का मतलब खुला खुल के ना, सी एक्सप्लिसिटली डिमांड दैट आपका आपका ये क्या है, एम एन रॉय ने, ठीक है। तो कौन डिमांड किया बोलते, इसलिए बोलते हैं कि एम एन रॉय ने किया बोल के हम लोग आंसर में देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1935 में क्या हुआ, 1934 में तो एम एन रॉय ने डिमांड कर दिया, ठीक है। 1935 में आपका कांग्रेस ने ना ऑफिशियली फर्स्ट टाइम डिमांड किया, ठीक है। ऑफिशियली ऑफिशियली फर्स्ट टाइम ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड किया, ठीक है। ऑफिशियल 1905 को आईएनसी ने, है आईएनसी ने डिमांड किया, ठीक है। तो ये उसका बाद आपका 1940 में, ठीक है, 1940 पहुंच गया हम लोग। 1940 में कौन आया था, अगस्त ऑफर आएगा ना, आपका जो वर्ल्ड वार चल रहा होगा, ठीक है।
अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट ACCEP accepted the demand ना, the demand डिमांड फॉर CA इन प्रिंसिपल, हाँ इन प्रिंसिपल ये डिमांड को एक्सेप्ट करेगा कि आपका 1940 में अगस्त ऑफर आके इन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड को एक्सेप्ट करता है ना। उसका 1942 में क्या होगा आपको, बेसिकली क्रिप्स मिशन आएगा, ठीक है, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आता है तो क्रिप्स प्रपोजल ना, इंडिया को भी उसमें वर्ल्ड वार में ले जाने के लिए, सेकंड वर्ल्ड वार में ना क्रिप्स मिशन आएगा। तो क्रिप्स मिशन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पूरा, उसमें इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया था अगस्त ऑफर में, एक्सेप्टेड द डिमांड, ओके। लेकिन मुस्लिम लीग क्या करेगा, मुस्लिम लीग रिजेक्ट करेगा, ठीक है, क्रिप्स मिशन का जो प्रपोजल होगा मुस्लिम लीग क्या करेगा, रिजेक्ट ना, रिजेक्ट करेगा तो ये प्रपोजल, ठीक है। उसका बाद आपका 1946 में क्या होगा, 1946 में कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ना, तो क्या करेगा, कैबिनेट मिशन विल पुट फॉरवर्ड ए स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक प्रपोजल रखेगा, प्रपोजल बेसिकली आपका क्यों रखेगा, ये क्या बोलता है, ये मुस्लिम लीग को भी साथ में लाने के लिए ना, तो मुस्लिम लीग क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, सेटिस्फाइड ना मुस्लिम लीग। उसका बाद क्या होगा, 1940 नवंबर का 1946 में, तो ये क्वेश्चन एपीसी में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ओके, तो CMP कैबिनेट मिशन प्लान ना, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसका अंदर में होगा, कैबिनेट मिशन प्लान देता है, डिफरेंट डिफरेंट डिक्लेरेशन देगा, 1935 एक्ट देगा, ऐसे ऐसे करके कॉन्फ्यूज करने का कोशिश करता है। तो इन नवंबर 1946 को याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अडॉप्टेड अंदर कैबिनेट मिशन प्लान, ओके, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट होगा। तो उसका बाद क्या होगा कि आप लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग होगा ना, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो फर्स्ट मीटिंग जो होता है कब होता है आपका, कैबिनेट मिशन प्लान का फर्स्ट मीटिंग, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग, सॉरी, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, 1946, तो 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग ना, फर्स्ट मीटिंग होगा, ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग होगा, इसका अंदर इसका चेयरमैन कौन होगा, बेसिकली टेम्पोररी चेयरमैन कौन होगा ना, सर कुछ कृपा नहीं था क्या? डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा, सचिंद्रनाथ सिन्हा ना, हाँ सचिंद्रनाथ सिन्हा, ओके, सिन्हा होगा इसका, सिन्हा। तो फर्स्ट आपका ये इसका अंदर में फर्स्ट मीटिंग जो सचिंद्रनाथ सिन्हा का अंदर में दिसंबर 1946 में होगा। सचिंद्रनाथ सिन्हा बेसिकली टेम्पोररी प्रेसिडेंट ना उस समय का ना, बाद में जाके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बन जाएगा, बेसिकली राजेंद्र प्रसाद, ओके, तो ये है। उसका बाद और एक इम्पोर्टेंट डेट है आपका, ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट 13 दिसंबर वाला, ठीक है, 13 दिसंबर 19 आपका 46, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर 1946 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन ना, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को सबको याद रखना जरूरी नहीं, कैसे याद रखना है टेक्निक हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, रिजोल्यूशन के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन कहता है, JL नेहरू ना, नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ में फर्स्ट टाइम आपका ये हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो वो है उसको एडॉप्ट करेगा और मूव करता है ना 13 दिसंबर में। तो ये कब एक्सेप्ट होता है, बेसिकली मूव तो इसमें करा है आपका, एक्सेप्ट तो 22 जनवरी में एक्सेप्ट हो जाएगा 7 में, ठीक है, जनवरी 22। तो उसका बाद आपका आ गया 1947 ना, ठीक है, 1947 में क्या हो गया हम लोग का, आज़ादी हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ना। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फुली सॉवरेन बॉडी होगा ना, तो ये है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या है उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसका बाद 1947 को छोड़ के और थोड़ा सा जाके 26 नवंबर 1947 ना, 1947, तो ये इसमें क्या होगा बेसिकली
मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेगा, पास करेगा ना, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास, ओके, मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बी आर अम्बेडकर के अंदर में पास, ओके, तो पास कर देगा, जिसमें कि 395 आर्टिकल होगा एंड 8 शेड्यूल होगा ना, एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। तो शुरू में जो पास हुआ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था बोलने से, 395, 8 शेड्यूल्स एंड देन आपका प्रीएम्बल वो था ना, एंड देन उसका बाद आपका क्या होता है, 26 जनवरी 1950 ना, जनवरी 1950, इसको तो सबको मालूम है, ठीक है। ये क्या है आपका, बस चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ना, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट का डेट इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है ये बताओ कोई, हिस्ट्री वाला, याकूम बताओ, याकूम 26 जनवरी 1950 को क्यों हम लोग चूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट का डेट बोल के? सर हाँ हाँ हाँ, हेलो, नहीं पता, आई डोंट नो सर। ओके चलो ठीक। पूर्ण तो बेसिकली ये हम लोग जब हिस्ट्री करेगा तब, हाँ हाँ बताओ, गामतोंग है क्या? कौन? 1930 में, हाँ नितिन बताओ, हाँ 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 1930 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिनांक देते। कौन से सेशन में था वो, लाहौर। कौन सा मतलब नदी के किनारे में था? रवि ठीक है, रवि रवि। तो क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से वैसे करके आप लोगों ने, तो 19 से वेरी राइटली सेड, ओके, तो इट वाज चूजन बिकॉज आपका पूर्ण स्वराज डे ना, पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, स्वराज डे ना 1930 में ना, बेसिकली 26 जनवरी 1950 में, तो लाहौर सेशन में, ठीक है, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू का अंदर में, JL नेहरू, एंड देन ये क्या था, रवि रिवर का तट में ना, रवि रिवर का किनारे में। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि रवि रिवर, तो ये नहीं दिया भी होने से भी ये सब क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा, ठीक है। आई ट्राई टू एकोमोडेट, क्योंकि हम भी टेस्ट वगैरह दे रहे थे, आई ट्राई टू एकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल यहाँ में ना। एंड देन आप लोग क्या करना है कि आज जो नहीं पढ़ा है NCERT का फर्स्ट चैप्टर को जैसे भी पढ़ लो, हाँ, तो NCERT का फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा कुछ है आपका, ये बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, ओके, इट इज रिटन वेरी नाइसली। ये लास्ट वाला को स्पेशली जैसे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह समझ गया है बोलने से भी ना, तो आप जैसे कि ये चीज को पढ़ना है, क्या बोलता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डेलिबरेशन डिबेट का बारे में जो दिया हुआ है, ओके, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड करके वो जहाँ से शुरू होगा, आई थिंक इट वाज पेपर पेज 14 से शुरू होता है क्या, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, हम क्लास 11 में होते समय भी बहुत बढ़िया लगा था, अभी भी बढ़िया लगता है, ओके। तो इसको आप लोग एक बार पढ़िए आज का। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, बहुत सारा फैक्ट हो गया, नेक्स्ट से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा ना। तो चलो, गुड नाइट एवरीवन, पढ़ाई करते रहो। सर हाँ हाँ सर इन एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बोलो। सर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को सर कितना फोकस करना है? इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी वो क्या हाँ, बोलते हैं, ये किताब को बोल रहे हैं ना, क्या को बोल रहे हैं? हाँ सर, किताब को वो इससे मतलब क्वेश्चन सर उसका स्कोप ज्यादा है क्या सर? नहीं देखो उसको ना, उसको क्या है कि सी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है ना, उसमें जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन ये सब का बारे में है। तो आपका बेसिकली 1950s का बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, प्लानिंग प्रोसेस ना, वो तो इकोनॉमी में करता है ज्यादातर ना, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी में होता है। उसमें जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस 1951 से शुरू हो जाएगा, उसका बाद देन ज्योग्राफी वगैरह में ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह के बारे में करेंगे। तो वो चीज है, ज्यादा उसमें फोकस मत करो अभी के लिए फिलहाल ना। तो कहाँ में फोकस करना है, आई विल टेल यू लेटर। हाँ चलो, गुड नाइट एवरीवन, पढ़ाई करते रहो। चलो चलो, Good night, sir.